मिर्जापुर के चुनार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के आगमन पर बीजेपी कार्यालय पर बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया तथा वहां किसान मोर्चा अध्यक्ष पीएन सिंह कुशवाहा, चुनार अध्यक्ष चंद्रहास गुप्ता, युवा नेता अखिल कश्यप, पवन मौर्य, विजय बहादुर सिंह, आलोक श्रीवास्तव, कैलाश यादव व पत्रकार बंधु भी वहां उपस्थित रहे तथा वहां पर पंजीयन को लेकर भी चर्चा की गई। सबसे बड़ा मुद्दा चुनार में मिनी स्टेडियम को लेकर भी मंत्री जी को पत्रक सौंपा गया। पत्रक सौंपने में मुख्य रूप से उपस्थित रहे दीपक कुशवाहा, आर्मी रिटायर्ड सभासद करतार चेत नारायण, बल्लू कुशवाहा, रामकेश मौर्य, काफी युवा साथी भी उपस्थित रहे। चुनार से समर गुप्ता की रिपोर्ट। पत्थर के कारोबार ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो आप श्रमिकों के बारे में क्या, और चुनार में एक श्रमिक ऑफिस था वो आजकल बंद चल रहा है, काफ़ी दिनों से बंद है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जो भी निर्माण मजदूर हैं उनका श्रम विभाग में पंजीयन होता है। निर्माण मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और हर श्रमिक सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जहां पर इन सारे श्रमिकों का पंजीयन होता है। समय समय पर हर तीसरे साल इनका नवीनीकरण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन हो इसलिए हमने पंजीयन फीस 50 रुपये से घटा के 20 रुपया कर दिया। नवीनीकरण फीस भी 50 रुपये से घटा के 20 रुपया कर दिया। यहाँ तक कि अधिकतम पंजीयन हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए मैं खुद जिलों में स्थित लेबर अड्डों पर जाना शुरू किया। लगभग 65 जिलों के एक लेबर अड्डे पर मैं हो भी आया हूँ और साथ ही साथ लेबर अड्डे पर भी कैंप लगाना मैंने प्रारंभ किया। लेबर अड्डों पर, तहसील मुख्यालयों पर, ब्लॉक विकासखंड मुख्यालयों पर चक्रानुक्रम में निरंतर कैंप के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया। यहाँ तक कि पंजीयन सर्वसुलभ हो सके इसलिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित किया। अब किसी भी श्रमिक को पंजीयन के लिए हमारे संग्रहालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है। यानी उसके घर के पास में जो भी नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है, जो प्रायः सभी तहसील मुख्यालयों पर, प्रमुख बाज़ारों में, जिला मुख्यालय पर, विकासखंड मुख्यालय पर उपलब्ध होता है, वहाँ के माध्यम से भी वो घर बैठे ऑनलाइन अपना पंजीयन करा सकता है। और ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद हमने एक जटिलता इसमें और ख़त्म की। पहले हर श्रमिक को पंजीयन के लिए 90 दिन का कम से कम न्यूनतम श्रमिक के रूप में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ता था। इस व्यवस्था को भी हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने व्यवहारिक रूप से देखा कोई भी ठेकेदार जो उनसे काम लेता था प्रमाण पत्र देने में आनाकानी करता था, तो मैंने स्वप्रमाणन व्यवस्था सूचित कर दिया। मजदूर स्वयं एफिडेविट लगा के अपने को प्रमाणित करे कि मैं निर्माण मजदूर हूँ, इतना ही पर्याप्त है उसके पंजीयन के लिए और किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। और उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके घर गांव का अस्थायी पता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से सब मिल जाता है। सर, शिक्षा विभाग जैसे है, शिक्षा के माध्यम से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ऑनलाइन आपने सुविधा कर दी है, उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने और आपने सुविधा की कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो इतने गरीब हैं वो मोबाइल से ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? और फिर फीस के लिए जो कॉलेज प्राइवेट गार्जियनों पर इतना ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, उसको हम क्या आप कहेंगे सर? अभी ऑनलाइन पढ़ाई की बात में बाद में आता हूँ। पहले आपने मजदूरों का प्रश्न उठा, क्योंकि अब सही उत्तर तो उसका अब आने वाला है जी, कि जो भी निर्माण मजदूर हैं, अब निर्माण मजदूर में है कौन? निर्माण मजदूर में झोपड़ी बनाने से लेकर के महल बनाने तक, गांव का चक्रोट
बनाने से लेकर के बड़े बड़े हाईवे बनाने तक में काम करने वाले सभी प्रकार के मजदूर निर्माण मजदूर होते हैं। यहाँ तक कि ईंट के भट्टे पे काम करने वाला मजदूर निर्माण मजदूर होता है। मनरेगा मजदूर के रूप में काम करने वाला मजदूर भी निर्माण मजदूर होता है। यहाँ तक कि पहाड़ों पर पत्थर तोड़ करके गिट्टी बनाने वाला मजदूर भी निर्माण मजदूर होता है। नदियों से मोरंग बालू निकालने वाला मजदूर भी निर्माण मजदूर होता है। इन सभी मजदूरों का पंजीयन यहाँ होता है और पंजीयन के बाद लगभग 1.5 दर्जन कल्याणकारी योजनाएं हम उनके लिए चला रखे हैं। बच्चा पैदा होने से लेकर के व्यक्ति के अंतिम सांस लेने तक की सारी व्यवस्थाएं कल्याणकारी के रूप में हम उस अपने श्रमिक लाभार्थी को देने का काम करते हैं। और श्रम विभाग ने अभी कोरोना आपदा काल में ऐसे श्रमिक जिनका मार्च 2020 तक पंजीयन और नवीनीकरण दुरुस्त था, 20 लाख श्रमिकों को हमने 1,000 रुपए की आर्थिक सहयोग भी उनको कोरोना के दरमियान मार्च अप्रैल मई के महीने में देने का काम किया है। मेरा दूसरा सवाल जो था सर उसका आपने बीरन सिंह जी, ऑनलाइन पढ़ाई जो चालू कराए हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई आपने चालू कर दिया है और बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जिनके घर में खाने का ठिकाना तक नहीं है, जो वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर पाते, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। और प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो उनके गार्जियनों पर इतना प्रेशर कर रहे हैं फीस देने के लिए। ये बारे आपने बताया भी था। 2 चीज़ें जी, ये हमारी शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं। कोरोना महामारी के इस आपातकाल को देखते हुए कोरोना महामारी से बच्चों को बचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान से लेकर के अनलॉक होने की हालत में अब तक जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सभी बंद थे, जहां पर व्यवस्था थी कि जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन अब ये भी हालत ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि अब 15 अक्टूबर के बाद प्रायः सभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खुल जाएंगे और विद्यालय ओपन होने के बाद स्वयं बच्चे कक्षाओं में जाएंगे। यह बहुत ही तत्कालिक और टेम्पोररी सिस्टम डेवलप की गई थी। विशेष रूप से शहरों के गार्जियन जिद किया करते थे कि हम बड़ी फीस देते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाई व्यवस्था नहीं की जाती है, तो उनकी मांग को देखते हुए व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यद्यपि व्यवहारिक कठिनाई होती है, यह सुविधा हर जगह पर हर छात्र के घर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी रहा है। लेकिन आपदा होती है। आपदा में हर कुछ अपना चाह नहीं होता है, कुछ परिस्थितियों वश करना पड़ता है। यह सिस्टम परिस्थितियों वश था, न कि हम खुशी के चलते इसको लागू किए थे। यह हमारी मजबूरी थी। बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की जान को बचाने, कोरोना महामारी से सबको सुरक्षित रखने के लिए तत्कालिक व्यवस्था की गई थी। 15 अक्टूबर के बाद ये भी लगभग खत्म होने लगा। क्या जूनियर हाई स्कूल खुल जाएंगे सर? संभवतः अब चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकारों को निर्णय लेने के लिए ये छूट दे रखी है, हर प्रदेश सरकार अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों का आकलन करके 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने और न खोलने का निर्णय लेंगे। सर, क्या ये प्राइवेट जो विभाग से फीस मांग रहे हैं, क्या उनको देना पड़ेगा अभिभावकों को? देखिए, चूँकि कोरोना आपदा काल में ये जो विशेष परिस्थितियाँ और आफत आई, मार्च अप्रैल मई में हमने इसको सिद्ध करने का काम भी किया था, लेकिन दीर्घकालीन तक कहीं ना कहीं विद्यालयों के प्रबंध की ओर से मांग आती रही कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देंगे, अगर हम फीस नहीं लेंगे तो कर्मचारियों का वेतन कैसे लेंगे, क्योंकि कोरोना आपदा काल में भी उनका वेतन जाता रहा है। इसलिए विशेष परिस्थितियों पर ये कार्य किया गया था। अब स्वाभाविक रूप से 15 अक्टूबर के बाद इन सारी विपरीत परिस्थितियों में जो व्यवस्था दी गई थी वो ख़त्म होने की हालत में आ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं अब सब अनुकूल होगा
और लोगों की मांग के चाहत के अनुरूप होगा। सर यहाँ चुनार में एक मिनी स्टेडियम बनने वाला था जो ग्राउंड सुनने में आ रहा है गंगा पार मढ़िया जा रहा है, क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी जानकारी मिली है, मैं उसमें हर संभव कोशिश कर प्रयास करूंगा कि आपके अपेक्षा अनुसार कार्य कराया जा सके। थैंक यू सर, शाहिद आलम जी। चुनार की जनता युवा जो परेड ग्राउंड से जुड़े हुए हैं सर, बहुत आस लगाए हुए हैं आपके पास आए हैं, उनके लिए आप मैं चुनार के लोग हमारे पास नहीं है, मैं खुद चुनार के लोगों के पास आया हूँ, जी जी क्योंकि चुनार आने का कार्यक्रम नहीं था। जी ये मैं स्वयं चुनार में आया हूँ और यहाँ आने पर जो हमें जानकारी मिली है जी मैं उसका संज्ञान ले रहा हूँ। अभी लोग ज्ञापन पत्र दे रहे थे, मैं ज्ञापन पत्र भी ले रहा जी। हूँ और कोशिश करूँगा कि जो आप लोगों की चाहत है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। ठीक।